हाय गाइस, कैसे हो सब। तो एनिमे के शुरू में एक लड़का दिखाई देता है जो बर्फ़ में पड़ा होता है। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ होता है और वो बस मरने का वेट कर रहा होता है। उसी वक्त एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है कि वो भी अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे गुड लक कहती है और फिर लड़का फेंट हो जाता है। उस लड़के का नाम नासा युजाकी है। उसकी मॉम एंड डैड ने उसका नाम तारों भरे आसमान के नाम पर रखा था। असल में नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इसी वजह से किंडरगार्टन में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसे बुली करते थे और उसका नाम लेके हंसते थे। ये बात उसे तो बहुत बुरी लगती थी। इसीलिए उसने बचपन से ही सख्त मेहनत करना शुरू कर दी ताकि वो सबसे आगे निकल सके। मिडिल स्कूल में उसने एक बहुत अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला किया। जब उसे अपनी टीचर को बताया तो टीचर ने कहा कुछ और स्कूल भी बतौर बैकअप देख लो। लेकिन नासा को यकीन था कि वो एंट्री टेस्ट पास कर लेगा और सिर्फ सबसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ेगा। टीचर उसे एडवाइस करती है कि वो अपना ध्यान ना भटकने दे, फोकस रखे और अच्छे नंबर ले। लेकिन उसी रात उसका ध्यान भटक जाता है। वो बर्फ़ में एक प्यारी सी लड़की को कॉफ़ी पीते हुए देखता है। उसे इतनी अच्छी लगती है कि उसे आवाज़ देता हुआ सड़क पार करने लगता है। मगर वो सड़क के दोनों तरफ देखना भूल जाता है और तब एक ट्रक आके उसे टक्कर मार देता है। जब उसे होश आता है तो वो लड़की उसके पास खड़ी होती है। वो बुरी तरह जख्मी होता है। हैरत की बात यह होती है कि लड़की को भी चोट लगी होती है और उसकी बॉडी से भी ब्लीडिंग हो रही है। ट्रक ड्राइवर वहां आ जाता है। लड़की उसे कहती है कि नासा को हॉस्पिटल ले जाओ। ड्राइवर हैरान होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़की ने ज़्यादातर चोट तो खुद बर्दाश्त की है। अब नासा दोबारा बेहोश होने लगता है लेकिन लड़की वहां से चली जाती है। ड्राइवर मदद के लिए फ़ोन करता है मगर नासा लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। शदीद जख्मी होने के बावजूद भी वो दोबारा खड़ा होता है। ड्राइवर हैरान हो जाता है मगर नासा कहता है यार वो लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो लड़की उसे एक बस स्टैंड पर बैठी मिलती है। लड़की उसे इस हालत में चलते देख के हैरान हो जाती है। नासा अपना इंट्रो कराता है। लड़की उसे अपने पास बिठाती है। उसके फेस से खून साफ करती है और उसे अपना कोट देती है। वो कहती है वो एम्बुलेंस को कॉल करेगी क्योंकि इतनी चोट के बाद वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। नासा घुटनों के बल गिर जाता है लेकिन फिर भी उससे वो बात करना चाहता था। वो उसे एक शहजादी की कहानी याद दिलाती है जिसे सब लोग चाहते थे मगर आखिरकार उसे चांद पे वापस जाना पड़ा। नासा उसे बताता है कि शायद वो इस हादसे के बाद जिंदा ना रह सके, इसलिए वो उसका नाम जानना चाहता है ताकि वो उसे कभी भी भूल ना सके। अब वो अचानक कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, बल्कि उससे मोहब्बत करने लगा है और उसके साथ रहना चाहता है। लड़की उसे बताती है कि वो सिर्फ इसी सूरत में साथ रह सकते हैं अगर वो शादी कर ले। नासा फौरन मान जाता है और वहीं खड़े खड़े दोबारा बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है और कुछ अरसा वो व्हील चेयर पर रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ वापस आने लगती है लेकिन वो लड़की का नाम ना जान पाने और उस इंसिडेंट के बाद दोबारा उसे ना देख सकने की वजह से मायूस होने लगता है। इसीलिए टॉप स्कोर हासिल करने के बावजूद वो किसी एलीट स्कूल में दाखिला नहीं लेता। वो मुख्तलिफ दुकानों पर काम करने लगता है इस उम्मीद में कि शायद कभी दोबारा उससे मुलाकात हो जाए। मगर वक्त गुजर जाता है और वो कहीं नज़र नहीं आती। फिर जिस दिन नासा 18 साल का होता है उसी रात वो लड़की अचानक उसके दरवाजे पे आ जाती है। वो अपना नाम सुकासा बताती है। नासा उसे देख के हैरान रह जाता है मगर उसके नरम और प्यारे अंदाज को देख के फ़ौरन पिघल भी जाता है। सुकासा अपने साथ शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाती है जैसा कि उसने रात को कहा था। नासा को यकीन नहीं आता कि वो शादी के मामले में इतनी सीरियस है। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आता है कि कहीं ये कोई धोखा तो नहीं, मगर फिर भी वो फ़ौरन फॉर्म पे साइन कर देता है। इसके बाद दोनों बाकायदा तरीके से अपना इंट्रो कराते हैं। सुकासा उसका सरनेम पढ़ के कहती है कि वो लोगों के कैरेक्टर्स को अच्छी तरह परख लेती है और उसे उम्मीद है कि वो अब से उसका अच्छा ख्याल रखेगा। जब वो मैरिज ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो नासा को रियलाइज़ होता है कि सुकासा ने एक बार भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। वो बताती है कि नासा नाम से हज़ारों साइंसदान और इंजीनियर इंसानियत को चांद तक पहुंचाने का ख्वाब पूरा करने में लगे हुए हैं, इसलिए उसे इस नाम में कोई अजीब बात नहीं लगती बल्कि वो उसे पसंद भी करती है। ऑफिस में मौजूद आदमी इतने कम उम्र कपल को देख के हैरान हो जाता है मगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और गिफ्ट के तौर पर उन्हें एक पौधा भी दे देता है। वापस आते हुए नासा को यकीन ही नहीं आता कि उसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो चुकी है। तब उसे ख्याल आता है कि अब वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे। उसे एहसास होता है कि वो शायद इस सब के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उसे याद आता है कि उसके पास सिर्फ एक सिंगल बेड है। हिसाब लगाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि दो लोग सिमट के भी सोएं तो बेड छोटा पड़ जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी होती है इसलिए नया बेड मंगवाना भी मुमकिन नहीं होता। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अंदाज़े लगाता है कि कैसे वो दोनों इस बेड पे फिट हो सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि सुकासा उसे ये सब करते हुए देख रही है तो वो ब्लश करने लगता है। सुकासा अपना सामान दिखाती है और नासा उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। सुकासा कहती है कि अब उसके पास जाने के लिए कोई और घर नहीं है।
नासा चौंक जाता है कि शादी के बाद वो आज की रात वहीं गुजारेगी। मगर चूंकि बेड छोटा है, सुकासा कहती है कि वो होटल में रात गुजारने का सोच रही थी। नासा उदास हो जाता है, मगर वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी बीवी है और सुबह वापस आ जाएगी। नासा सोचने लगता है कि उससे शादी क्यों की और उनकी पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। वो पूछता है कि वो शादी के लिए क्यों मानी जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सुकासा जवाब में पूछती है कि वो क्यों मान गया था। नासा कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। सुकासा कहती है कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जिसे वो खुद पसंद ना करती हो। ये कह के वो जाने लगती है, मगर नासा फौरन उसके पीछे आता है और कहता है कि उसे आज की रात वहीं रहना चाहिए। वो किसी न किसी तरह सोने का इंतजाम कर लेगा। दरअसल उसे अंदर से डर होता है कि अगर वो चली गई तो शायद दोबारा वापस ना आए। सुकासा मान जाती है और दोनों मिलकर मैट्रेस और बाकी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। सुकासा हैरान होती है कि नासा को हर किस्म की चीज़ें और उनके बुनने के तरीकों के बारे में पता है। वो बताता है कि उसकी मेमोरी में ये सभी कुछ सेव है। आहिस्ता से नासा उसका हाथ पकड़ लेता है और अब दोनों शॉपिंग के दौरान हाथ थामे रहते हैं। वापस अपार्टमेंट आके सुकासा को मैट्रेस और तकिया बहुत नरम लगता है। नासा उसकी मासूमियत देख के एक बार फिर से ब्लश करने लगता है। सुकासा बाथरूम ढूंढती है, मगर उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट में तो बाथरूम है ही नहीं। नासा बताता है वो अक्सर सुबह बाहर पब्लिक बाथरूम में जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास गेस्ट के लिए बुनियादी सामान भी नहीं है। दोनों दोबारा बाहर जाके सुकासा के सोने के कपड़े और ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं। रात को सुकासा कपड़े बदल के अपने बाल बांध लेती है, जो नासा को बहुत अच्छा लगता है। सुकासा उसे गुड नाइट कह के सो जाती है, मगर नासा पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा नींद में करवट बदलते हुए मैट्रेस से नीचे से रख गई है। वो आहिस्ता से उसे दोबारा से बिस्तर पर सुला देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। एक लम्हे के लिए वो उसे गुड नाइट किस देने के बारे में सोचता है, मगर फिर रुक जाता है और अपने बिस्तर पे वापस चला जाता है। कुछ देर बाद सुकासा नींद में उठ के पानी पीने जाती है और वापस आकर गलती से नासा का कंबल ले लेती है। सर्दी काफ़ी होती है, मगर नासा फिर भी खामोशी से लेटा रहता है क्योंकि वो उसे सुकून से सोते देखकर मुतमईन हो जाता है। सुकासा सुबह उठ के हैरान हो जाती है कि उसके पास कंबल कहाँ से आया। वो वहीं कपड़े बदलने लगती है, लेकिन नासा फौरन घबरा के उसे रोक देता है और खुद दूसरे कमरे में चला जाता है। सुकासा को ये बात बहुत अजीब लगती है कि नासा ने उसका नाम थोड़ा फॉर्मली लिया क्योंकि अब वो उसकी बीवी थी। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो एक दूसरे को प्यार वाले नामों से बुलाएंगे। शुरू में ये कहते हुए वो दोनों थोड़ा सा ब्लश करते हैं। सुकासा नाश्ता बनाने लगती है। नासा को वो एप्रन पहने बहुत प्यारी लगती है। वो फ्रिज खोलती है तो देखती है कि सारा खाना बहुत ऑर्गेनाइज हुआ है। उसे हैरत होती है कि नासा को खाना बनाना भी आता है। नासा ने तो बहुत न्यूट्रिशियस और अच्छा खाना बनाया था, इसलिए वो रोज़ उबला हुआ खाना खाता था क्योंकि उसमें तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। सुकासा कहती है खाना बनाना कोई साइंस नहीं है। फिर वो उसके लिए मज़ेदार नाश्ता बनाती है, जो नासा के सादा उबले खाने से कहीं ज़्यादा मज़े का होता है। दरअसल वो बहुत अच्छी शेफ़ थी और अगर उसे सही सामान मिल जाए तो वो कुछ भी बना सकती थी। फिर वो बाथरूम के बारे में पूछती है और दोनों नहाने का फ़ैसला करते हैं। नासा के जहन में फिर थोड़े नॉटी ख्याल आने लगते हैं। वो सुकासा को नहाते हुए देखने को इमेजिन करने लगता है। उसके पास नहाने के लिए सिर्फ एक साबुन की छोटी सी टिक्की और शैम्पू की बॉटल होती है, इसलिए वो स्टोर जाके लोशन और दीगर चीज़ें भी लेके आता है। नासा हैरान होता है कि नहाने के लिए इतना सामान इस्तेमाल होता है। वो पब्लिक बाथरूम पहुंचते हैं जहां ओरिसु गावा नामी लड़की उन्हें वेलकम करती है। वो नासा के साथ एक लड़की को देख के थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसे लगता था कि नासा को पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। नासा सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और ये बाथरूम उसी की फैमिली चलाती है। उरीसुगावा को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों काफ़ी करीब हैं, इसलिए वो पूछती है कि क्या वो डेट कर रहे हैं। मगर जब उसे मालूम होता है कि वो दोनों तो वेडिंग कर चुके हैं और शादीशुदा हैं, तो वो हैरान रह जाती है। शादी के तोहफे के तौर पे वो उन्हें मुफ्त नहाने देती है। जैसे ही सुकासा नहाने जाती है तो वो नासा को रोक के इस सब के बारे में पूछती है। वो दंग रह जाती है कि नासा ने इतनी खूबसूरत लड़की से पहली ही मुलाकात के बाद शादी कर ली, क्योंकि उसे तो लगता था कि नासा 30 साल तक कंवारा रहेगा। वो मजाक में उसे घूंसा मारती है क्योंकि सुकासा उसे उम्र में काफ़ी छोटी लगती है। शोर की वजह से लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो रिसुगावा पूछती है कि क्या उसने आया को अपनी शादी के बारे में बताया है। नासा कहता है कि अभी तक किसी को नहीं बताया। उसे ये भी कहती है कि उसने शादी को सही तरीके से मनाया भी नहीं और ज़रूरी ट्रेडिशंस भी नहीं की। नासा मिडिल स्कूल की स्टूडेंट होने के बावजूद उसकी समझदारी देख के हैरान होता है और वादा करता है कि वो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा इंतज़ाम करेगा। सुकासा ये बात सुन लेती है और सड़क पे इतनी खुली बात सुन के ब्लश करने लगती है। नहाते हुए नासा सुकासा के बारे में सोच रहा होता है कि वो रीसुगावा उसे छेड़ने आ जाती है। दूसरी तरफ सुकासा की मुलाकात आया से होती है, जो रीसुगावा की बड़ी बहन है। आया गलती से नहाते हुए सो गई थी। वो सुकासा से
सॉरी करती है और उसकी पीठ धोने की ऑफ़र करती है। सुकासा पहले तो मना कर देती है, मगर आया कहती है कि उनकी फैमिली में ये ट्रेडिशन नस्लों से चली आ रही है और वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। वो सुकासा की नरम स्किन की बहुत तारीफ़ करती है। तारुफ के दौरान चूँकि सुकासा के पास अब नासा का ख़ानदानी नाम है, यानी वो नासा की बीवी है, तो आया समझती है कि वो उसकी बहन होगी। इधर नासा नहा के उस रात को याद कर रहा होता है जब वो पहली बार सुकासा से मिला था। सुकासा उसे कॉफ़ी देती है। जाते वक्त आया नासा से पूछती है कि क्या सुकासा उसकी फैमिली मेंबर है। नासा इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हाँ कह देता है। आया बताती है कि वो नासा को इसलिए जानती है क्योंकि जब उनके दादा का इंतकाल हुआ तो उनके डैड एक आइडियल के साथ भाग गए थे। तब नासा ने अपनी एक्सपर्टीज से उनके पब्लिक बाथरूम की हालत ही बदल दी थी। घर जाते हुए सुकासा नासा से पूछती है कि क्या आया उसे प्यारी लगती है। नासा कहता है कि वो ना सिर्फ प्यारी है, बल्कि मिडिल स्कूल से ही दिन ब दिन मज़ीद प्यारी होती जा रही है। ये सुन के सुकासा को हल्की सी जेलसी फ़ील होती है, मगर नासा समझता है कि उसका मूड शायद पास में होने वाली किसी शादी की वजह से ख़राब हुआ है। सुकासा भी गलत समझ बैठती है और नासा को लगने लगता है कि उसे धूमधाम से शादी करनी चाहिए थी और उसे खूबसूरत ड्रेस भी पहनाना चाहिए था। वो अपार्टमेंट की चाबी दे के कुछ इंतज़ाम करने निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुकासा को घर में तन्हाई महसूस होती है। वो सोचती है कि नासा कब वापस आएगा और फैसला करती है कि उसके आने से पहले घर साफ कर दे, मगर घर पहले ही चमक रहा होता है। उसे डर भी होता है कि कहीं सफाई करते हुए उसे कोई अजीब किताब ना मिल जाए। वो सफाई छोड़ के अच्छा सा खाना बनाने का सोचती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। चितोसे नामी लड़की को देख के सुकासा हैरान हो जाती है। चितोसे उसके छोटे अपार्टमेंट का मजाक उड़ाती है तो सुकासा उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है। असल में चितोसे उसे वापस ले जाने आई थी, क्योंकि सुकासा पहले उसके साथ ही रहती थी और अचानक फिर गायब हो गई थी। चितोसे बहुत पास आने लगती है तो सुकासा उसे कहती है कि जाके अपनी दादी को इस शादी के बारे में बता दो। ये सुन के चितोसे को शौक होता है और वो सीढ़ियों पे बैठ के रोने लगती है। नासा उसे रोते देख के तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो बताती है कि उसकी फैमिली मेंबर उन्हें छोड़ के चली गई है। दरअसल चितोसे नहीं जानती थी कि सुकासा ने असल में नासा से ही शादी कर ली है और वो नासा को एक स्ट्रेंजर समझ के अपनी कहानी सुना रही थी। इसी दौरान वहां सुकासा आ जाती है और चितोसे को पता चल जाता है कि नासा उसका शौहर है। ये सुन के वो गुस्से से भर जाती है। नासा अपना इंट्रोडक्शन करा के उसे बातों से सही करने की कोशिश करता है, मगर चितोसे को लगता है कि सुकासा को नासा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने गार्ड्स को बुला के नासा को किडनैप करवा लेती है और उसे अपने बेंगलोर ले जाती है। वहाँ वो झूठा इल्ज़ाम लगा के उन दोनों के दरमियान डाइवोर्स करने की प्लानिंग करने लगती है। वो अपनी मेड्स शार्लेट और आरा को बुलाती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो कि सुकासा नासा से नफरत करने लगे। मगर नासा तो मौका पा के वहाँ से भाग निकलता है और बैंगलोर में घूमने लगता है। एक कमरे में उसे शीशे के डिब्बे में बंद एक स्टोन दिखाई देता है, जिसे देख के उसे वही चांद याद आ जाता है। उसे लगता है शायद ये चांद का टुकड़ा हो जो आमतौर पे म्यूजियम्स में रखा जाता है। उसी वक्त शार्लेट अपनी स्वर्ड लेके आती है और नासा को ख़त्म करने की कोशिश करती है, मगर नासा फौरन ही उस मिरर को टूटने से बचा लेता है। चितो से बताती है कि वो दरअसल सुकासा ने ही उन्हें गिफ्ट किया था। नासा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बीवी के पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। चितोसे को वो वक्त याद आता है जब बचपन में सुकासा ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल वो गुस्से में इसलिए थी क्योंकि वो खुद सुकासा से शादी करना चाहती थी। प्लानिंग के मुताबिक शार्लेट नासा को अपने सीने से लगा लेती है। बाद में दूसरी मेड उसकी पिक्चर को इस तरह एडिट करती है कि यूं लगता है जैसे वो सुकासा को चीट कर रहा हो। वो पिक्चर इतनी असली दिखती है कि देखने वाला धोखे में आ जाए। वो पिक्चर देख के नासा हैरान रह जाता है। इतने में सुकासा वहां पहुंचती है और उस पिक्चर को देख के गुस्से में आ जाती है, मगर फौरन समझ जाती है कि इस पिक्चर को एडिट किया गया है। इसके बावजूद चितो से उसे नासा को डाइवोर्स देने का मशवरा देती है। सुकासा नासा को अलग बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन हकीकत में उसे वो वहां से निकालने में मदद कर रही होती है। नासा तस्वीर के मामले पे माफी मांगता है, मगर सुकासा असल में नाराज नहीं होती, क्योंकि अगर पिक्चर सच होती तो शायद वो जिंदा न रहता। फिर वो दीवार में छुपा एक दरवाज़ा खोलती है और दोनों चितोसे और मेड से बच के वहां से निकल जाते हैं। नासा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो सुकासा के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अब पास्ट की अहमियत ही नहीं। जब तक वो दोनों साथ हैं सब ठीक है। एक टनल से निकल के वो दोनों एक पुराने चर्च में जाते हैं।
सुकासा बताती है कि बैंगलोर और चर्च रेस्टोरेशन एरा में बनाए गए थे। चर्च दिखाते हुए वो बहुत एक्साइटेड होती है। तभी नासा एक सेक्रीफाइस की जाने वाली जगह पे खड़े होके उसे पूरी तरह प्रपोज कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। घर वापस आके सुकासा को स्पेस जुसुडो नामी एक फिल्म देखने का दिल चाहता है, मगर जब उसे पता चलता है कि नासा के पास टीवी ही नहीं, तो वो हैरान रह जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि नासा ने अब तक फिल्मों की दुनिया से खुद को दूर रखा है। उसे खुद को फ़िल्म्स बहुत पसंद हैं। वो चाहती है कि नासा भी फ़िल्म्स देखना शुरू करे ताकि वो दोनों साथ वक़्त गुज़ार सकें। दोनों सुपरमार्केट जाके टीवी देखते हैं। इतने सारे मॉडल्स देख के नासा कन्फ्यूज़ हो जाता है, मगर सुकासा एक सिंपल सा और चीप सा टीवी लेने का कहती है, क्योंकि उसके लिए बस फ़िल्म देखना ही काफ़ी थी। बाद में बाथ हाउस में अरिजुगावा को पता चलता है कि नासा ने सुकासा को प्रपोज़ किया था। उसकी तारीफ़ करती है, मगर ये सुन के थोड़ा नाराज़ भी होती है कि उन्होंने वेडिंग रिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचा। उसे डाँटती है कि ना वो सुकासा को किसी ट्रिप पे लेके गया, ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और ना कोई गिफ्ट दिया। ये बात नासा के दिल में बैठ जाती है। वो काम पे जाते हुए पार्क में सुकासा के साथ बैठता है। दोनों खामोशी से सामने मौजूद झील को देखते हैं। नासा को लगता है कि शायद वो उसके काम पे जाने से उदास है, इसलिए वो उसे किस कर लेता है। सुकासा की मेड्स दूर से ही ये सब कुछ देख के ब्लश करने लगती हैं और फिर सुकासा भी हल्का सा ब्लश करती है। घर वापस आके नासा फिक्रमंद होता है कि कहीं काम पे जाने से सुकासा उसे छोड़ ना दे, मगर वो उसे तसल्ली देती है। काम के दौरान नासा को ख्याल आता है कि वेडिंग रिंग्स इसलिए होती हैं ताकि तन्हाई में भी एक दूसरे की याद बाकी रहे। घर आके वो देखता है कि सुकासा ने खाना बना रखा है। खाने के दौरान वो इंगेजमेंट रिंग लेने की बात करता है, तो सुकासा मुस्कुरा के उसे समझाती है कि इंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग में फ़र्क होता है। इंगेजमेंट रिंग महंगी और दिखावे के लिए होती है, जबकि वेडिंग रिंग सादा और कंफर्टेबल होती है। नासा अपने प्यार के निशानी के तौर पर रिंग खरीदने की जिद करता है। सुकासा उसे डायमंड की दुकान ले जाती है, जहां प्राइसेस को देख के उसके होश उड़ जाते हैं। सेल्समैन की बातों में आके वो तकरीबन अपनी सारी सेविंग्स खर्च करने को तैयार हो जाता है, मगर सुकासा उसे रोक के वहां से ले जाती है। फिर वो एक आम सी दुकान पे जाते हैं, मगर वहां भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। पार्क में बैठ के नासा बताता है कि वो चाहता था कि तन्हाई में भी उनकी रिंग्स उन्हें एक दूसरे की याद दिलाएं। ये सुन के सुकासा खुश हो जाती है और उसे किस करती है। आखिरकार वो सस्ती रिंग्स खरीद लेते हैं। नासा को फिक्र होती है कि सस्ती रिंग ठीक रहेगी या नहीं, मगर सुकासा कहती है कि भाई असल जो वैल्यू है वो यादों की है, प्राइस की नहीं। कई रातों से नासा देख रहा था कि सुकासा सोते हुए इधर उधर करवटें बदलती है और कभी भी कहीं जाके सो जाती है। एक रात वो उसके बिस्तर पे आके लेट जाती है। नासा खुद को रोक नहीं पाता और उसे हक कर लेता है। सुकासा की आंख खुलती है और वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है। इन सब बातों की वजह से नासा ठीक से सो नहीं पाता और डिसाइड करता है कि अब से उसकी बीवी जमीन पे नहीं सोएगी। वो बड़ा बिस्तर लेने का सोचता है, मगर अपार्टमेंट भी तो छोटा था। वो बड़े घर में शिफ्ट होने का ख्याल करता है, मगर सुकासा तो उस छोटे घर में बहुत खुश है, क्योंकि कम जगह उन्हें करीब रखती है। अरिजुकावा को जब ये बात पता चलती है तो वो हैरान होती है और वार्न करती है कि बगैर बाथरूम वाले अपार्टमेंट में अब नहीं रहना। एक रात नासा गलती से सुकासा को कपड़े बदलते देख लेता है और एम्बैरेसमेंट के मारे बड़े अपार्टमेंट का मशवरा देता है। वो प्रॉमिस करता है कि बड़े घर में वो प्रोजेक्टर लेगा और बड़ी शेल्फ बनाएगा ताकि सुकासा अपनी फिल्म्स की कलेक्शन रख सके। नया घर लेने के लिए गारंटर की ज़रूरत होती है। तब नासा को याद आता है कि उसने अपने पेरेंट्स को तो शादी के बारे में नहीं बताया। वो मॉम को फ़ोन करके अचानक शादी की खबर देके फ़ोन बंद कर देता है। बाद में वो सुकासा को बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को उस इंसिडेंट और उसकी जान बचाने का जिक्र पहले ही किया था। आखिरकार डिसाइड होता है कि अब पेरेंट्स से मिलना ज़रूरी है। नासा थोड़ा परेशान होता है, मगर उसी वक्त उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो जानती हैं कि वो नया अपार्टमेंट लेने के लिए ही उन्हें फ़ोन कर रहा है। वो गारंटर बनने के बदले सुकासा को साथ लेके मिलने आने का कहती हैं। उनके पेरेंट्स सिटी से काफ़ी दूर रहते थे और यूँ एक नया मिशन स्टार्ट हो जाता है।